एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, वीडियो इसलिए बड़ी बनेगी क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको पूरा तरीके से समझ में आने वाला है। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ मुझे भी यही समझ आ रहा है आप लोग को बताते बताते कि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आराम से इस चैप्टर को समझने का ट्राई कीजिए। अगर आप आराम से समझेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो गिने चुने कुछ टर्म्स आते हैं, उनको हम हमारे दिमाग में फिट करना है, बाकी सब तो फिर आसान लगने लगता है। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा द नेशन स्टेट एंड द रिलीजन रिलेटेड इश्यूज एंड आइडेंटिटीज। मतलब पूरा हम एक नेशन स्टेट में देखेंगे कि भाई रिलीजन रिलेटेड जो इशू और आइडेंटिटी होती है उससे हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे कंट्रोवर्सी वाले एक्सपेक्ट्स आते हैं वो एक हमारा हो गया रिलीजियस कम्युनिटीज और एक हमारा हो गया रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटीज। मतलब कुल मिलाकर रिलीजन वे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर इन इशू को हम ब्रॉड वे में डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने दो ग्रुप्स बनते हैं। एक हमारा ग्रुप बनता है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का, और एक हमारा बनता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का। पहले तो इनकी डेफिनेशन आपको मैं क्लियर शॉर्ट में बिल्कुल समझा देता हूँ। माइनॉरिटी मेजॉरिटी आप समझते होंगे, जो लोग कम है उनको माइनॉरिटी बोला जाता है, जो लोग ज़्यादा में है उन्हें मेजॉरिटी बोला जाता है। हालांकि यहाँ माइनॉरिटी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है जो हम आगे देखने वाले हैं। इसका सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। मतलब जहाँ पर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करी जाती है, और जो हमारा स्टेट होता है वो अगर कोई भी अथॉरिटी बना रहा है तो वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होता है कोई कम्युनिटी के रिलेटेड, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की, तो यहाँ पर मेनली एक ये बोल सकते हो आप कि अपनी कम्युनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार एक नेगेटिव फॉर्म में। मतलब इतना ज़्यादा अपनी कम्युनिटी अपने रिलीजन के लिए प्यार आ जाना कि हमें बाकी रिलीजन इन्फीरियर लगने लगे। मतलब कुल मिला के अगर आप इस रिलीजन को, तो आपको यही यही इतना अच्छा लगेगा कि बाकी आपको ऐसे लगने लगेंगे कि हमसे नीचे आते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कम्युनलिज्म की। तो ये हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि जब हम सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे स्टेट के रिलेशन की हम बात करेंगे कि भाई स्टेट का रिलेशन इसमें कैसे देखने को मिलता है। आजकल आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी हैं कि रिलीजन का, कुछ कम्युनिटी का, उन्हीं के साथ पूरा अपनी वोट बैंक के लिए काम करती है। मतलब एक रिलीजन को टारगेट करेगी बार बार, ये हमें देखने को मिलता है। फिर हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी का पढ़ेंगे कि स्टेट कैसे ट्रीट करता है डिफरेंट रिलीजन एथनिक ग्रुप को, कम्युनिटीज़ को। ये पूरा हम इसमें देखने वाले हैं। लोग पूरी बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, कैसे कैसे चीज़ें हमारे इंडिया में चल रही हैं। और पहले हमने पूरा यही पढ़ा था, नेशन स्टेट की हमने बात कर ली थी। एक इंडिया हमारा ही क्या है, मल्टी नेशन स्टेट है। ये हमने पिछले पूरे पार्ट में क्लियर किया था, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले माइनॉरिटी राइट्स एंड नेशन बिल्डिंग के बारे में, तो हमारे सामने आता है कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने जो नेशनलिज्म अपनाया वो एक इंक्लूसिव था और साथ साथ डेमोक्रेटिक विजन के साथ था। अब ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम इंक्लूसिव की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पूरी एज अ कम्युनिटी को होल समझते हैं। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं है। नेशनलिज्म की भावना मतलब अपने देश के प्रति भावना की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर कम्युनिटी को हम इक्वल ट्रीट करते हैं, यहाँ कोई भी को ऐसे साइड नहीं किया जाता है। और जब एक्सक्लूसिव उसकी हम बात करते हैं तो हम उसमें मेनली बात करते हैं कि भाई किसी को हमने पर्टिकुलर एक्सक्लूड कर दिया है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को हम गिन रहे हैं। इसके बाद अब हमारे सामने एक टर्म आता है इंक्लूसिव नेशनलिज्म और एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म। अब इसका मीनिंग क्या होता है आपको बिल्कुल सिंपल टर्म में समझा देता हूँ, आपकी बुक में इतना क्लियर नहीं दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव नेशनलिज्म की, तो हम यहाँ पर बात करें कि इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ये सब साथ मिलकर काम कर रही हैं, अपने देश के लिए एक अप्रोच लेकर आ रही हैं जिसमें देश और आगे बढ़ सके। मतलब सब लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, यूनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। भले ही इतनी सारी डाइवर्सिटी है लेकिन उसके बाद भी साथ में चलते हैं। और अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म की, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पर हर कम्युनिटी अपने हिसाब से काम करता है जो उसको अपने देश के लिए सही लगता है। मतलब यहाँ पर एक कहीं ना कहीं यूनिटी हमें लैक होते हुए दिखती है। यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते कि सब मिलकर कैसे देश के लिए अप्रोच कर सकते हैं। उनके जो बिलीव्स हैं, उनको जो लगता है कि भाई हमारे हिसाब से देश के लिए क्या सही है, वो लोग करने लगते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया में इंक्लूसिव क्यों है? क्योंकि हमने डाइवर्सिटी को भी हमेशा रिकॉग्नाइज किया, प्लूरैलिटी को भी किया है। मतलब हम मानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी हमको देखने को मिल जाती है। हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, इसलिए हमें ये सब पूरा देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें इंक्लूसिव का डेमोक्रेटिक विजन की, तो आपको पता होगा इंडिया में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ एक्सक्लूजन आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। हमारी सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। और इंडिया में अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं पीपल, तो हमारा पीपल से मतलब है हर एक इंडियन। पीपल से हमारा ये कभी मतलब नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, लैंग्वेज वाले या किसी रेस वाले व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि हमारा इंडिया दोनों पॉलिसी को अच्छे से अपनाता है। इसके बाद अगर कुछ फेमस लोगों की बात करें, गांधी जी हो गए, रविंद्रनाथ
रवींद्रनाथ टैगोर जी हो गए, इन लोगों ने हमेशा एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म की बुराई करी है, बहुत ज़्यादा उस पर डिबेट करी है। मेनली इनका रहता था कि इन लोग जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते थे वो था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जहाँ पर हम रिलीजियस बिलीफ या रिलीजियस इंपॉर्टेंस से ज़्यादा किस चीज़ को इंपॉर्टेंट देते हैं, ह्यूमन की नीड्स को, कि एक ह्यूमन की क्या पर्टिकुलर नीड्स होती है, ह्यूमन को अपनी कैसी लाइफ जीना चाहिए। सिंपल टर्म में मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ। इनने बोला था हमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है, सबको साथ में लेकर चलना है। अगर बात करें कंट्री को आगे बढ़ाने में किसका हाथ रहता है, तो वहाँ पर इंक्लूसिव नेशनलिज्म का हाथ रहता है, क्योंकि हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, सब यूनाइटेड वे में आगे अपनी कंट्री को लेकर बढ़ते हैं। इसका एक छोटा सा बॉक्स आता है, इसमें कुछ नहीं, बस इसमें टैगोर जी का बताया गया कि उन्हें कैसे बताया है कि जो इविल्स हैं एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म का, उन्हें इसमें बताया, ब्रिटिशर के बारे में मेनली उन्होंने बताया है कि ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तो उन्होंने लोगों को में एक दूसरों के प्रति भेदभाव बढ़ाया, उन लोगों ने दूसरों के सच को छुपाकर आधा सच सामने रखा, एक दूसरे को मैनिपुलेट किया लड़वाने के लिए। पूरा उन्होंने यही इसमें बताया कि कैसे कर करके कुल मिला के इंडिया को डिवाइड करने का काम ब्रिटिशरों ने किया था, पूरा इसमें उन्होंने दिया हुआ है। बच्चों के माइंड कैसे भरे गए बचपन से, उनको एज अ अलग कम्युनिटी कैसे दिखाया गया, सब पूरा दिया हुआ है। हल्का सा आप पढ़ सकते हैं, वैसे कोई इतना ही इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद हमारे सामने अगली चीज़ आती है। अभी यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है कि जैसे ही हमारे इंडिया को आज़ादी मिली, ठीक है, अब उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो अब हम जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमें इंक्लूसिव नेशनलिज्म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना था। जब तक कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं होगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन हमने जैसा कि पहले पढ़ा था, मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो डोमिनेटिंग कम्युनिटीज़ होती हैं, मतलब जैसे हम इंडिया की बात करें, जब इंडिया को आज़ादी मिली होगी तो उस समय जो कम्युनिटीज़ ऐसी जिनका पूरा इंडिया में दबदबा था, वो ये मानने लगते हैं कि जो हमारा स्टेट फॉर्म होगा, नेशन स्टेट, इसकी भी पूरी जो आइडियोलॉजीज रहेंगी वो हमसे मैच होने वाली है, ये हमारे कल्चर को प्रमोट करेगा, हमारी लैंग्वेज को प्रमोट करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ये सही चीज़ थोड़ी है। जो माइनॉरिटी उनका ध्यान कौन रखेगा। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि भाई स्पेशल हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं माइनॉरिटी ग्रुप के लिए, मतलब पूरा देखना पड़ता है कि मेजॉरिटी के चक्कर में हमारी माइनॉरिटी दब ना जाए। इसलिए हमें पूरा देखना पड़ता है कि एक कंट्री को अगर आप डेमोक्रेटिक वे में फॉर्म कर रहे हो, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, तब जाके आप कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को बचा सकते हो, इसके बिना माइनॉरिटीज़ बचेंगी ही नहीं। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। इसके बाद हम आते हैं हमारे वही टॉपिक पर जिसमें मैंने आपसे स्टार्ट में बात करी थी। मैंने आपसे बोला था माइनॉरिटी मतलब होता है जो कम होते हैं, मतलब अगर लोगों को कंपेयर करें मेजॉरिटी से तो उनसे कम पॉपुलेशन वाले जो लोग होंगे माइनॉरिटी में आते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि हम इसमें माइनॉरिटी का एक अलग डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि हम बार बार माइनॉरिटी वर्ड जो सोशियोलॉजी में यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर हमारा माइनॉरिटी से मीनिंग होता है वो लोग जो किसी ना किसी वे में कम भी हैं, साथ ही डिसएडवांटेज्ड हैं। उन लोग किसी ना किसी वे में किसी ना किसी डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक और चीज़ आती है क्या, अगर माइनॉरिटी अगर हम ओवरऑल बात करें, माइनॉरिटी मतलब कम, तो ऐसे में जो एकदम रिच लोग हैं, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, जो बिलियनर्स हैं, ये भी तो माइनॉरिटी में आते हैं। तो क्या इन लोगों को माइनॉरिटी में गिना जाएगा सोशियोलॉजी के अंदर? नहीं। इनके लिए अगर हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी, चलो भाई प्रिविलेज लोग हैं तो फिर चलो मान लिया, लेकिन अगर ओवरऑल हम माइनॉरिटी की बात करें तो इनको हम इसमें नहीं गिनते। माइनॉरिटी में सिर्फ वही लोगों को गिना जाएगा जो किसी ना किसी वे में डिसएडवांटेज्ड हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें कि माइनॉरिटी वाले लोगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे हम पहचानें कि भाई कोई माइनॉरिटी में आता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि इन लोगों के अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है कि सब एक हैं, इनका एक इंटरेस्ट है और साथ साथ एज अ ग्रुप फॉर्म करते हैं। इनके पास फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस और बिलोंगिंग होती है, मतलब टुगेदरनेस और बिलोंगिंग को इन लोग हमेशा अपने साथ रखेंगे, ऐसा लगेंगे कि भाई हम सब साथ हैं, हम सबका एक ही बिलोंगिंग है और कहीं ना कहीं एक ही चीज़ के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव चीज़ ये होती है कि जब एक आप ग्रुप फॉर्म कर लेते हो और आपको पूरी प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना ही पड़ रहा है क्योंकि आप माइनॉरिटी में आते हो, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ऐसा दिखने में लगता है कि यार ये लोग साथ में कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। आपको देखने मिलती होगी हेट्रेड, माइनॉरिटी एक साथ कॉन्फ्लिक्ट करने आती है, उसका रीज़न यही रहता है कि भाई वो सब एक साथ हैं, उनको मालूम है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जो मेरे जैसे लोग हैं जो लेफ्ट हैंडेड है, जैसे मैं एक लेफ्ट हैंडर हूँ, तो क्या हम लोग भी माइनॉरिटी में आएंगे? क्या वो लोग जिनका बर्थडे 29 फरवरी को आता है वो माइनॉरिटी में आएंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग वाली कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं करते जो सोशियोलॉजी मांग रहा है। हमने अभी पढ़ा कि माइनॉरिटी में वो लोग आते हैं डिसएडवांटेज्ड हैं, साथ ही साथ उनमें एक हमें ग्रुप वाली फीलिंग देखने को मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि लेफ्ट हैंडरों का कोई ग्रुप आपको दिख रहा हो, या 29 फरवरी को जिनका बर्थडे आता है उनकी कोई कलेक्टिविटी दिख रही हो? कलेक्टिविटी यहाँ पर मिसिंग रहती है, इसलिए इनको हम वैसी वाली माइनॉरिटी में नहीं ले सकते। ओवरऑल तो एक माइनॉरिटी डेटा में आप बोल सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंडर पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स 10% होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी वाले टर्म में इसको हम नहीं गिन सकते। इससे हमें समझ में आता है
इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि एक माइनॉरिटी में जो ग्रुप हैं वो किसी वे में एडवांटेज्ड भी हो सकते हैं, किसी एरिया में डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया अगर हम पारसीस और सिख की बात करें जो माइनॉरिटी में आते हैं, इन लोग इकोनॉमिकली बहुत वेल ऑफ हैं, अच्छी इकोनॉमी रहती है इनकी, लेकिन कल्चर वे में हम बात करते हैं, कल्चरल सेंस में कहीं ना कहीं इन लोग डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन लोग का कल्चर कहीं ना कहीं दब जाता है उस चीज़ में। तो इस समय समझ में आता है कि इकोनॉमिक वे में इन लोग ऊपर रहेंगे लेकिन कल्चर के वे में इन लोग नीचे हो जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है, मे भी कोई एरिया में लॉस हो सकता है, कहीं पर कुछ भी ना हो, न्यूट्रल रहे। तो ये हमें समझ में आता है कि मेजोरिटी का क्या रोल आता है। इसलिए हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है माइनॉरिटीज़ को, नहीं तो कभी ना कभी इन लोग ऐसे ही दबते रहेंगे मेजोरिटी की दम पर। इसके अलावा हमारे सामने एक और चीज़ आती है पॉलिटिकल पावर की। अगर हम बात करते हैं तो कोई भी कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है पावर में आना। अब वो इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि भाई मेजोरिटी में है तो वोट ज़्यादा है इनके पास, तो ये लोग आसानी से अपने आप करके एक पार्टी पे आ सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट में उतर सकते हैं। और एक बार कोई मेजोरिटी वाला अगर पावर में आ गया तो हो सकता है कि वो माइनॉरिटी वालों को एकदम सप्रेस करने लगे, उनके बारे में सोचे ही ना। तो एट द एंड यही हो जाएगा कि मेजोरिटी वालों का पूरा डोमिनेंस हमें देखने को मिल जाएगा। फिर आज की डेट में आपने भी सुना होगा कि बहुत सारी पार्टी यही करती है कि वो कोई ना कोई एक ही कम्युनिटी को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब सपोज कीजिए कोई बड़ी पार्टी ने एक मेजोरिटी वाली एक ग्रुप को पकड़ लिया, बड़ी कम्युनिटी को पकड़ लिया और उनको पावर में लेके आ गए, और उन लोगों ने पावर का मिसयूज़ किया तो माइनॉरिटी अपने आप बहुत ज़्यादा सप्रेस होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने पॉलिटिकल पावर का आता है कि बड़ा आसान हो जाता है मेजोरिटी वालों के लिए पॉलिटिकल पावर में आ जाना। इसके बाद अब हमारे सामने एक दिया हुआ एक बॉक्स फिर से, जहाँ पर बताया गया कि इंडिया में कैसे पॉपुलेशन डिवाइड है। हमने पुराने पार्ट में ही पढ़ा था, आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। मेनली अगर बात करें ऐसे वाले बॉक्सेस की क्या ज़रूरत होती है, तो ये बॉक्सेस क्या होते हैं, एक आपके आंसर में एक अच्छा इंप्रेशन डाल देते हैं। अगर आपने थोड़ा सा डेटा लिख दिया कि इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं, तो कहीं ना कहीं बोर्ड वाले को भी लगता है थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति आया है, सिर्फ इतना ही काम आता है। कभी आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा कि पूरा बॉक्स आपका पूछ रहे हैं, वैसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। पर कहीं ना कहीं आपके एक बेनिफिट हो जाता है अगर आप इसको याद कर लेते हो। तो अगर हम 2011 के सेंसस को लेकर बात करते हैं, एकदम शॉर्ट में आपको समझाता हूं, तो हिंदू जो है वो हमारे इंडिया के 79.8% पॉपुलेशन बनाते हैं। मतलब हमारे जितनी भी माइनॉरिटी ग्रुप है उनसे 4 गुना ज़्यादा, और हमारे जो माइनॉरिटी ग्रुप मेजॉरिटी में, मतलब मुस्लिम जो माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा इंडिया में, उनसे 6 गुना ज़्यादा अगर हम बोलें तो, मतलब इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ हिंदू हैं। लेकिन ये समझना कि हिंदू इतने ज़्यादा हैं तो कैसे लग क्या हमारे पूरा हिंदू हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू भी अपने अंदर में बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है। भले ही हमारे 79.8% हिंदू हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कास्ट आ जाती है, अलग अलग कल्चर आ जाते हैं, बहुत सारा डिवीजन हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये इसमें आता है। इसके अलावा हमारे सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें, मतलब मुस्लिम, तो हमारे यहाँ 14.2% मुस्लिम है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी देखने को मिलती है। फिर वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, केरला में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। क्रिश्चियंस की बात करें तो 2.3% हमारे यहाँ की पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिल जाते हैं, मेजॉरिटी मेघालय में है इनकी, नागालैंड में, मिजोरम में इनकी मेजॉरिटी है। गोवा साइड भी हमको इनकी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। सिख की बात करें तो 1.7% ही आते हैं, पंजाब में बहुत सारे हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया में फैले हुए हैं। हर हमारे जितने भी रिलीजन की बात करें आपको हर ओवरऑल इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ एरियाज हैं कि मेजॉरिटी रहती है। इसका तो कुछ और भी रिलीजन आते हैं हमारे, जैसे बुद्धिस्ट हो गए हमारे यहाँ, फिर बुद्धिस्ट के बाद हमारे जैन्स हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे सामने आ जाते हैं, भी अलग अलग एरिया में आते हैं। बुद्धिस्ट हमारे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा आप एक डेटा पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और देख सकते हैं, बुक में भी आपको ये बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा अगर आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद यह हुआ कि जब इंडिया में कॉलोनियलिज्म था तो उस समय हमारे इंडिया के जितने भी नेशनलिस्ट थे इनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हमें इंडिया को एक अच्छे वे में आगे बढ़ाना है तो हमें हमारे की जो डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और यहीं से हमारा एक टर्म आया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया कहना था कि अगर हमें यूनिटी चाहिए तो हमें डाइवर्सिटी को प्रमोट तो करना पड़ेगा। और फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी हमें देखने को मिलता है, हमारी जितनी नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उन लोग हमेशा इस पर डिस्कस डिबेट करते थे। फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें देखने को मिला कि सबकी रिस्पेक्ट करी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर का यहाँ पर एक बॉक्स आता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन्हें ये बताया है कि अगर माइनॉरिटी के साथ आपने खिलवाड़ किया तो माइनॉरिटी पूरे स्टेट को तबाह करने की भी दम रखती है। इसका सीधा एग्जांपल हमने पहले पढ़ा था, श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। ऐसा पूरा इसमें ये दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इन्हें बताई हुई हैं। यूरोप का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाते हैं।
फिर इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका कहना था कि अगर इंडिया में जितने कल्चर लैंग्वेज अगर हम इन सबकी रिस्पेक्ट करते तो कहीं ना कहीं इन सबको फ्रीडम मिलेगी और इसके बाद हमारा इंडिया की यूनाइटेड वे में आगे बढ़ सकता है। हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पॉइंट रखे थे कि भाई माइनॉरिटी का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, सबका रखना पड़ेगा। हमने ये भी देखा है अगर पिछले 3 डिकेड्स की बात करें तो जिन लोगों ने भी माइनॉरिटी का साथ नहीं दिया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, तो वहाँ पर नाटक देखने को मिले। पाकिस्तान और बांग्लादेश का एग्जाम्पल हमारे सामने पहले भी हमने डिस्कस किया है। बांग्लादेश का अगर इन्हें पहले पाकिस्तानियों ने इज्जत करी होती तो वो कभी भी बांग्लादेश फॉर्म नहीं हुआ होता, वो हमेशा ईस्ट पाकिस्तान रहता, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब आप किसी के कल्चर को दबाओगे, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज इन्फोर्स करोगे तो ये चीज़ें तो देखने को आपको मिलेंगी। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स आता है जो आपको अच्छे से बनना चाहिए। मैं बोलूँगा ये बॉक्स का भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको खुद से भी पढ़िएगा, क्योंकि ये जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं इनको हम अगर बिल्कुल सेम बोर्ड में लिख के आते हैं तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करें द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटीज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ पर 2 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 29 हमारा बोलता है कि अगर आप इंडिया की टेरिटरी में रहते हो, फिर आपकी चाहे खुद की लैंग्वेज हो, कल्चर, स्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, आप उसको रख सकते हो, आप उसको अपना सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। मतलब इक्वालिटी की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ बोला जाता है कि इंडिया के एक भी सिटीजन को कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से हम नहीं रोक सकते, चाहे वो कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट का हो, लैंग्वेज का हो, कुछ भी हो, सबको इक्वल राइट्स हैं एजुकेशन के। कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं आप इस स्कूल में नहीं आ सकते क्योंकि आप हिंदू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद आर्टिकल 30 हमारा बोलता है कि हमारे जितने भी रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर माइनॉरिटीज़ हैं, इन लोगों को पूरा हमने राइट दिया हुआ है कि खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। इसका एग्जांपल आता है मुसलमानों में जैसे मदरसा चलता है, ऐसे आप अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। इसके यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो हमारे स्टेट है, मतलब हमारी गवर्नमेंट है, अगर ये एड दे रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उनको हेल्प कर रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कभी ऐसे करके किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रमोट नहीं करेगी कि हिंदू का है, मुसलमान का, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमारी आती है। इसके बाद हमारे सामने एक और एग्जांपल आता है श्रीलंका का। हमने वहीं पढ़ा कि सिनाली लोगों की नेशनल लैंग्वेज बना दी गई थी, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा एकदम मिलिट्री वाले कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते, मिलिटेंट ग्रुप फॉर्म हो गए थे। तो ये चीज़ इंडिया को पहले से पता थी। तो आपने देखा होगा इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हमारी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये यही रीज़न है कि अगर आपने किसी पर लैंग्वेज इन्फोर्स कर दी तो बाद में कहीं ना कहीं कंट्री अपने आप में ब्रेक हो सकती है। इसके बाद आखिरी में अब हमारा आता है कि सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है जो माइनॉरिटी में, ऐसा वर्ल्ड में कोई नेशन स्टेट ही नहीं है जो माइनॉरिटी ना हो। जहाँ पर कोई भी, अगर हम एक नेशन स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कल्चर होंगे, लैंग्वेजेस होंगी, एथनिक ग्रुप्स होंगे, सब जगह देखने को मिलता है। ऐसा कोई भी एक नेशन स्टेट हमें देखने को नहीं मिल सकता जहाँ पर मात्र एक कम्युनिटी है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे स्वीडन, साउथ कोरिया और आइसलैंड, ये अपने आप में एक सिंगल कम्युनिटी फॉर्म कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में मॉडर्न कैपिटलिज्म हो गया, कॉलोनियलिज्म हो गया, लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गया, इतना बढ़ गया कि यहाँ पर भी आपको एक कम्युनिटी देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह प्लुरैलिटी आ गई है। कुल मिला के हम सिंपल इतना बोल सकते हैं कि आजकल कोई भी ऐसा नेशन स्टेट नहीं है जहाँ पर एक ही कम्युनिटी देखने को मिलेगी। मतलब छोटे से छोटा भी अगर कोई स्टेट है तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ रहेंगी, वहाँ पर हमें रिलीजियस, एथनिक, लिंग्विस्टिक या फिर रेशियल टर्म में डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ डिवीजन भी देखने को मिलेगा। और हर कंट्री इसके लिए अपना सब चाहती है कि इक्वालिटी बढ़ती रहे। अब इसके बाद एक बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड द नेशन स्टेट। अब कम्युनलिज्म की बात हमने पहले ही कर ली थी, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ चौविनिज्म वर्ड एक दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है एक एग्रेसिव लव बोल सकते हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए। तो हम कम्युनलिज्म का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हमें अपने रिलीजन से इतना ज़्यादा प्यार होने लगता है कि बाकी सारे रिलीजन हमको इन्फीरियर दिखने लगते हैं। जैसे बात करूँ, जैसे कोई हिंदू है, उसको अपना कल्चर इतना प्यारा लगने लगेगा, अपना रिलीजन इतना प्यारा लगने लगेगा कि उसको बाकी जो मुसलमान, सिख हैं, पारसी हैं, सब बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। सिंपल सा ये मीनिंग होता है कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म एक एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है जो रिलीजन से कहीं ना कहीं एकदम लिंक्ड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। सिंपल सी डेफिनेशन है कि वर्ड कम्युनिज्म रिफर टू एन एग्रेसिव चौविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। चौविज्म मतलब होता है कुल मिलाकर आप एग्रेसिव लव बोल सकते हैं अपने किसी भी, एग्रेसिव पेट्रोटिज्म आप बोल सकते हैं अपने कुल मिला के रिलीजन के लिए। पेट्रोटिज्म हो गया, लव हो गया अपनी जो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन है कम्युनिटी के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमें देखना ज़रूरी है कि जब इंडिया की बात करते हैं या फिर मेनली हम साउथ एशिया को भी ले सकते हैं, तो इसमें जो हम कम्युनलिज्म का वर्ड यूज़ करते हैं इसका मीनिंग पूरा डिफरेंट है इंग्लिश लैंग्वेज से।
इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनल मतलब होता है जब हम किसी एक कम्युनिटी की बात करते हैं, लेकिन इंडिया की मैंने आपको कम्युनलिज्म का मीनिंग अलग समझा दिया है। तो ये हमें बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि भाई मीनिंग बिल्कुल अलग हो सकते हैं दोनों उसके। इंडिया में इसका मीनिंग बिल्कुल अलग निकल के आता है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मेन चीज़ हमें देखना है कि कम्युनलिज्म जो मेनली है ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ये रिलीजन के लिए नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। ये आपको आगे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने सुना होगा कम्युनल राइट्स होते हैं, कम्युनल लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ये पॉलिटिकल वे में होती हैं। कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी है जो हमारे कम्युनलिज्म है, हमारा पॉलिटिक्स से एकदम कनेक्टेड होता है। हमें देखना जरूरी है जो जन कम्युनलिज्म को फॉलो कर रहा है, मतलब कम्युनलिस्ट है एक जन, कोई ऐसा हो सकता है मे बी वो कोई बिलीफ रखता हो, किसी रिलीजन को फॉलो कर सकता हो, या ऐसा भी इसका उल्टा भी देखने को मिल सकता है कि मे बी एक रखता ही ना वो बिलीव किसी में, वो डिवाउट बिलीवर हो ही ना किसी चीज़ का। तो हमें इसको बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए कि कम्युनलिस्ट वही हो सकता है जो एकदम डिवाउट पर्सन है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करना हमें ज़रूरी है। ये आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए इतना एक्सप्लेनेशन अपने आप में पर्याप्त है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद हमारे सामने आता है कि जितने भी कम्युनलिस्ट होते हैं ये सारे के सारे ये बिलीव जरूर करते हैं कि जो इनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर्म होती है ये रिलीजन के बेसिस में होती है। इनका मानना है कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जब भी फॉर्म होगी जब आपका एक कोई रिलीजन है जिसके बेसिस पर आप अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हो। और इन लोग एक और चीज़ ये बोलते हैं कि जो ये रिलीजन आइडेंटिटी होती है ये सबसे टॉप लेवल पर होती है। इसका मतलब इनका सीधा ये कहना है कि जो ये आइडेंटिटी है इसके नीचे नीचे कुछ नहीं देखा जाएगा, आपका रिलीजन ही तय करेगा कि आप कौन से कम्युनिटी ग्रुप में आते हो। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक बार कोई कम्युनलिज्म की भावनाओं में आ गया तो कुल मिला के ये अपनी ही कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा सोचता है। और इसको जहाँ भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इनकी रिलीजन आइडेंटिटी हार्म हो रही है तो दूसरे लोगों पर अटैक करने पर भी जुझारू हो जाता है, मतलब उनको मारने लगेगा, कंडेम करने लगेगा। इसलिए हमारे कम्युनल रिवॉर्ड्स इतना ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेनली देखा जाता है कि जैसा मैंने आपको बताया कम्युनलिज्म का मेनली ये कहना होता है कि रिलीजियन जो आइडेंटिटी वो टॉप लेवल पर होती है। तो इनका कहना होता है कि आप रिच हो, आप पुअर हो, आपका कोई ऑक्यूपेशन हो ना हो, आपकी कास्ट हो ना हो, पॉलिटिकल बिलीफ हो ना हो, आपका अगर रिलीजन है तो अपने आप आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख हो गए हमारे, ये अपने आप एक आइडेंटिटी आपकी कम्युनलिज्म में बन चुकी है। तो कुल मिला के कम्युनलिज्म क्या करता है, एक सिंगुलर और होमोजीनियस ग्रुप बना देता है। अब इससे अपन क्या समझते हैं, अभी हमने बात करी थी कि हिंदू के अंदर बहुत सारी कास्ट आती है, हिंदू बहुत सारे सब ग्रुप्स में डिवाइड होता है, लेकिन कम्युनलिज्म में ग्रुप नहीं चलते। यहाँ पर मात्र एक चीज चलती है हिंदू, मात्र एक चीज चलती है मुसलमान, मात्र एक चीज चलेगी, कोई भी आप एक ऐसा मतलब रिलीजन उठा दो बस, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, मतलब कुल मिलाकर इसको अंदर से कोई लेना देना नहीं रहता, सबको एक ही ग्रुप में जोड़ लेता है। मतलब अगर इसका सिंपल आपके में इतना इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया हुआ है, इसको सिंपल में आपको समझाता हूँ। जैसे केरला हो गया, यहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन रहते हैं। इसके बाद हम अगर कश्मीर की एग्जांपल ले लेते हैं तो कश्मीर में जैसे ज़्यादा मुसलमान आपको देखने मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बराबरी के में 50-50% है, तो वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों की अच्छी पड़ती होगी। लेकिन कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान है, हिंदू कम है, तो वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा एक अच्छा रिलेशन देखने को नहीं मिलता होगा। तो यहाँ पर जो ये कम्युनलिज्म है ये इस भावना से देखता ही नहीं है कि कोई एक स्टेट में अच्छा लोगों का कोऑपरेशन है, कहीं पर नहीं है। इनका कहना है हिंदू अपने अलग, मुसलमान अपने अलग, अब चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, जम्मू कश्मीर के हो, चाहे कहीं के हो, इनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसका सीधा एग्जांपल आपके में एक और दिया हुआ है, जैसे अगर कोई लेबर हो गए या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है इनकी अच्छी दोस्ती होगी। इसका एग्जांपल स्कूल जैसे क्लासमेट हो गए हम लोग, तो क्लासमेट में हिंदू मुसलमान सिख सब पढ़ते हैं साथ ही क्लास में, लेकिन कम्युनलिज्म का मानना है कि साथ में पढ़ रहे तो दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, सब अलग अलग है। हिंदू अपने आप में अलग होगा, मुसलमान अपने आप में अलग होगा, सिख अपने आप में अलग होगा। इनका एक अलग ये पूरी चीज़ चलती है। लोगों ने अपने बड़े बड़े ग्रुप फॉर्म कर लिए रिलीजन बेसिस पर जो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने आता है और हमें ये देखना ज़रूरी है कि कम्युनलिज्म के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। कम्युनलिज्म हमें ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडिया में एक बहुत बड़ा सोर्स है टेंशन और वॉयलेंस का। ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ वॉयलेंस लाता है। आपने कम्युनल राइट्स के बारे में देखा होगा, बहुत सारी लड़ाई हमारे यहाँ होती है, मेनली हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमारे जैसे जब भी लड़ाई होती है तो आप देखेंगे लोगों को मारने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे, रेप केसेस बढ़ने लगते हैं, दूसरे मेंबर को लूट लिया जाता है, कुल मिला के एकदम लड़ाई पर उतर आते हैं। और मेनली यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जब भी कम्युनल रिवॉर्ड्स के रीज़न पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल दिया जाए कि भाई एक कंट्री में एकदम से, एक स्टेट में एकदम से लड़ाई होने लगी हिंदू मुस्लिम की, तो मालूम चलेगा कि इसलिए हो रही है क्योंकि एक दूसरे स्टेट में एक हिंदू का कोई लड़का था, किसी उसको मुसलमानों ने मार दिया, तो मुसलमान के लड़के को हिंदू ने मार दिया। मतलब कम्युनल रिवॉर्ड्स जैसा मैंने आपको बताया ऐसा होल चलता है, इसमें स्टेट का लेना देना नहीं रहता। आपने देखा होगा कि अभी बीच में केसेस बीच में आता कि एक हिंदू ने जय श्री राम बोल दिया था तो उसको मार दिया गया था।
तो मतलब कुल मिलाकर उसने जैसे ही मार दिया गया तो पूरी दंगे भड़क गए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये कम्युनलिज्म होता है। यहाँ पर कोई स्टेट वाइज चीज़ें नहीं चलती। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हिंदू के साइड से, आप हर साइड से एक एग्जांपल ले सकते हैं। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कम्युनलिज्म कोई पर्टिकुलर एक ही रिलीजन के खिलाफ नहीं होगा, एक ही कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी के खिलाफ नहीं होगा। हर किसी को अपनी जगह भुगतना पड़ता है। कभी हिंदू लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कभी मुसलमान लोगों के साथ हो जाएगा, कभी इस साइड से लोग मरेंगे, कभी उस साइड से लोग मिलेंगे। मतलब सबको कहीं ना कहीं ये फेस करना पड़ता है। लेकिन मेनली प्रॉब्लम हमेशा ज़्यादातर किसको होती है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो इसमें आता है, अब फिर इसमें आता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको इसलिए मैं ब्लेम, ऐसा नहीं कि हम इनको ब्लेम ना करें, इनको ब्लेम करना बनता है क्योंकि इन लोग की भी गलती होती है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की गलती नहीं है, इसमें जितनी पार्टीज हैं इनकी बहुत ज़्यादा गलती हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं जो सबसे बड़े हमारे आज तक में कम्युनल राइट्स में हुए थे। एक हमारा हुआ था एंटी सिख राइट्स दिल्ली में 1984 में। ये किसके अंडर में हुआ था? कांग्रेस रिजाइम में यह हुआ था। इसका 2002 में हमारे जो गुजरात में एंटी मुस्लिम वायलेंस हुए थे, बहुत बड़े स्केल में हुआ था। ये किसके अंडर में हुआ था? बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में हुआ था। तो कुल मिला के कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी आ गई। तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ब्लेम करना गलत है, लेकिन एक गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट का भी इसमें रोल बहुत बड़ा देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कम्युनल राइट्स आज के नहीं है, जब हमारे समय इंडिपेंडेंस के पहले से है। तो ब्रिटिशर का आपने सुना होगा, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आया था, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो इसकी वजह से हमारे कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन पूरा कॉलोनियलिज्म को हम ब्लेम नहीं डाल सकते कि ब्रिटिशरों ने ये किया। इंडिया के अगर ब्रिटिशर की पुरानी हिस्ट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ये कम्युनलिज्म देखने को मिलेगा, राइट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इंडिया की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है अगर हम पीछे जाएंगे जहाँ पर ये लड़ाई ना हुई कम्युनिटी के बेसिस पर। तो कम्युनलिज्म हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन इसके अच्छी साइड भी हमें देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कम्युनलिज्म की वजह से लड़ाई हमें देखने को मिली। अगर हम इंडिया के बिल्कुल पास्ट में जाए तो कई जगह हमें भी ये भी देखने को मिला है कि रिलीजन आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, जिसको हम सिंक्रेटिज्म बोलते हैं। अपने आप में मिक्स हुए हैं और एक पीसफुल और कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़े हैं। तो ये हमारे जाके देखने को मिलता है। इसका सीधा एग्जाम्पल भक्ति सूफी मूवमेंट, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा उस समय जो डिवोशनल सॉन्ग और पोइट्री लिखे जाते थे, वो सीधा एग्जाम्पल है कि कैसे सिंक्रेटिज्म उस समय बहुत ज़्यादा चलता था। तो कुल मिलाकर हम अपनी हिस्ट्री उठाएंगे तो हमें अच्छे एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे और बुरे एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कम्युनलिज्म की भावना कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव फॉर्म ले ली, क्योंकि हम हद से ज़्यादा अपने रिलीजन से प्यार करने लगते हैं। अगर हम बात करें ये सिंक्रेटिज्म की एक एग्जाम्पल की, तो हमारे यहाँ एक बॉक्स आता है, वे पोएट्री पढ़ सकते हैं हमारे कबीर दास जी की। इनने इसमें दोनों को यूज़ किया, इन्हें हिंदू और मुस्लिम डिवोशन दोनों को मिक्स करके एक पोएट्री बनाई है। ये आप पढ़ सकते हैं तो आपको एकदम अच्छा लगेगा, पोएट्री का शौक रखते हैं तो। अब इसका सीधा बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का सिंपल मीनिंग अगर मैंने आपको पहले बताया था समझाऊं तो कम्युनलिज्म का अपोजिट। जहाँ कम्युनलिज्म डिवाइड करता है रिलीजन बेसिस में, सेकुलरिज्म का सिंपल मीनिंग होता है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करना है और इक्वालिटी के साथ काम करना है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती रिलीजन बेसिस पर। लेकिन यहाँ पर भी वही होता है, जैसा कम्युनलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी यही होती थी कि भाई कम्युनलिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। वेस्टर्न साइड में कम्युनल का मीनिंग अलग होता है, इंडिया साइड में, साउथ एशिया साइड में रीजन में मीनिंग अलग होता है। सेम हमारे में जाता है सेकुलर और सेकुलरिज्म का मीनिंग। मतलब इन दोनों को भी डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और यही इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अभी क्यों है मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। मेनली जो सेकुलरिज्म वर्ड का पहले यूज़ अगर वेस्टर्न साइड में किया जाए तो इसलिए किया जाता था, आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी वेस्टर्न पहले सोसाइटी थी इनको कौन गवर्न करता था? वहाँ के चर्च। मतलब वहाँ के चर्च पूरा डिसाइड करते थे कि वो कंट्री कैसे गवर्न होगी। लेकिन बाद में जब वहाँ पर सेकुलरिज्म आने लगा तो चर्च को साइड कर दिया गया। मतलब वहाँ का सेकुलरिज्म का मतलब था कि लोग अब फ्रीडम के साथ जिएंगे। अब उनके ऊपर से एक साया हट गया चर्च का। मतलब चर्च कोई उनके डिसीजन नहीं लेगा। ये मीनिंग होता है वहाँ के सेकुलरिज्म का। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ का चर्च, मतलब हमारे यहाँ के चर्च की बात करें, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट, हमारे यहाँ गवर्नमेंट हटेगी नहीं, सबको इक्वली ट्रीट करेगी। तो ये अंतर एक पूरी डेफिनेशन में हमारे यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी का मामला ये आता है कि कहाँ की चीज़ सही है। वैसे भी विदेशी लोगों को इंडिया की कोई चीज़ पसंद आती भी नहीं है, तो ये हमारे यहाँ आता है। तो हमारे यहाँ अगर देखें तो ये जब हमने यहाँ पर सेकुलरिज्म वर्ड लेकर आए, तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि उनसे इसलिए चेंज हमारा होता है। उनके यहाँ जैसे ये दिया हुआ है कि वहाँ पर जो सेकुलराइजेशन का मीनिंग होता था उसका सिंपल यही मीनिंग होता था कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो अब साइड हो गई है और लोगों को अपनी लाइफ जीने का मौका दिया जा रहा है। और मेनली वहाँ पर सेकुलरिज्म वर्ड को जब यूज़ किया जाता था जब जैसे वहाँ पर एकदम से मॉडर्निटी आ रही है, साइंस और रेशनैलिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पर रिलीजियस वे के अलावा भी और चीज़ें आ रही हैं दुनिया को देखने की, तो इन लोग वर्ड यूज़ करते थे
ये सेकुलरिज्म का। लेकिन इंडिया में इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं। इंडिया में बिल्कुल इसकी अलग डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो आती है। मतलब इंडिया के अगर हम सेकुलर और सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बदल देखें तो ये वेस्ट से बहुत कुछ मिलती है, लेकिन अपनी अलग डेफिनेशन भी लेकर चलती है। जैसे अगर हम बोलें कि वेस्ट के कहाँ से मिलती है, तो वेस्ट में सेकुलरिज्म का मीनिंग यही होता है कि कम्युनलिज्म का अपोजिट। इंडिया में भी यही होता है। इंडिया कहना है कि सेकुलरिज्म मतलब होता है कि उसके वेस्ट के अपोजिट। और ये भी हमारे इंडिया में आता है कि भाई इसका सिंपल मतलब होता है कि हमारा जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। तो ये हमारे एक अलग आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक अलग मीनिंग और निकल के आता है वो ये आता है जो मैंने आपको पहले बताया था। जहाँ विदेश में कहना है सेकुलरिज्म मतलब होता है कि स्टेट अपने आप एक साइड वाली जगह ले लेगा। इंडिया में मतलब होता है स्टेट साइड वाली जगह नहीं लेगा और ऊपर आएगा और अच्छे से गवर्न करेगा, लेकिन सबको इक्वली ट्रीट करेगा। तो ये एक बड़ा सा अंतर हमारे सामने आ जाता है कि मतलब उन लोग अपनी तरफ को हटाने की बात करते हैं, अपने को और जोड़ने की बात करते हैं स्टेट वाइज। मतलब उनका कहना है कि स्टेट रिलीजन वहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। इसका सीधा एग्जांपल हमारे इंडिया में आता है कि हमारे जो फेस्टिवल्स हॉलीडे दिए जाते हैं ये हर एक रिलीजन के दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू के या मुसलमानों के दिए जा रहे हैं। आपको ईद पर भी छुट्टी मिलेगी, आपको दिवाली पर भी छुट्टी मिलेगी और सब फेस्टिवल मनाए भी जाते हैं। तो ये एक इंडिया इसको सेकुलरिज्म बोलता है। इंडिया की डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी अलग आती है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ चीज़ें और आती हैं। अगर हम देखें कि यार क्या हमारे सामने मेनली टेंशन आ रहा है, तो वो टेंशन ये आता है कि हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्वेश्चन हमें परेशान कर देते हैं। अब हमारे यहाँ बोला जाता है कि सेकुलरिज्म से आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब आप कैसे बोलना चाहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर सेकुलर स्टेट की हम बात करते हैं तो उसको हज पिलग्रिमेज के लिए कुछ सपोर्ट देना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए, या फिर उसको तिरुपति तिरुमाला टेम्पल के बारे में देखना सोचना चाहिए। क्या उसको हिमालय लोग पर जो जाते हैं पूजा पाठ करने की उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए पिलग्रिमेजेस के लिए, कि बाकी रिलीजन के लिए करना चाहिए। क्या हमें जितने भी इंडिया में रिलीजन है सबकी छुट्टी देना चाहिए, सिर्फ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती जैसे कुछ इनकी छुट्टियां देनी चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। मतलब सेकुलरिज्म से सीधे सीधे सवाल उठते हैं। इसके और सवाल आते हैं जैसे कि अगर हम काऊ की बात करते हैं, हिंदूज में बहुत होली इसको देखा जाता है काऊ को। तो क्या काऊ का स्लॉटर हमें बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर एक रिलीजन में तो ये बहुत होली उसमें देखा जाता है। फिर उसके बाद हमारे रिलीजन में कहीं पर ऐसा बोला था कि पिग की जो पॉक है उसको खाने के लिए मना किया जाता, तो क्या हमें पिग स्लॉटर भी बंद करवा देना चाहिए। मतलब किस रिलीजन के बारे में हम सोचें। फिर एग्जाम्पल एक और दिया जाता है कि जो सिख सोल्जर्स है हमारे, उनको तो हम बोल देते कि भाई अपना आप टर्बन पहन सकते हो, अपने लॉन्ग हेयर्स रख सकते हो। तो क्या हमें हिंदू सोल्जर्स को भी अलाउ करना चाहिए कि अपने बाल मुंडवा सकें, शेव करके रख सकें। क्या हमें मुस्लिम सोल्जर्स को भी अलाउ करना चाहिए कि लंबी लंबी दाढ़ी रख सकें। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट भी वहाँ देखने को मिलते हैं और इनको सेटल करना आसान नहीं होता है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इंडिया ने हमेशा प्रॉमिस किया कि भाई माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन को हम देंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि यार एक तरफ सेकुलरिज्म मतलब होता है इक्वालिटी, दूसरी तरफ अगर आप माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, किसी भी तरह से उनकी हेल्प कर रहे हो, तो यहाँ पर इक्वालिटी कहाँ से आ रही है। ऐसे कुछ सवाल आते हैं। किसी का कहना है भाई माइनॉरिटी पिछड़े लोग हैं उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, कोई लोग बोलते रिजर्वेशन देकर आप इक्वालिटी मिटा रहे हो। ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप माइनॉरिटी के लिए कुछ करोगे तो आप उनकी अपीसमेंट कर रहे हो, फेवरेटिज्म कर रहे हो, मतलब कुल मिलाकर आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हो। तो कुछ ऐसे सवाल सामने उठकर आने लगते हैं। और फिर यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि कुछ नहीं, लोग ये जानबूझकर माइनॉरिटी को सपोर्ट इसलिए करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, जिसमें इन लोगों के वोट छीन सकें, इन लोगों का सपोर्ट ले सके। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना चाहता है कि अगर हम इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, अब ये अपोजिट बात आ रही है कि अगर माइनॉरिटी लोगों को ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो आप सेकुलरिज्म के नाम पर एक दिन पूरे मेजॉरिटी की जितनी भी वैल्यूज नॉर्म्स है वो थोप दोगे माइनॉरिटी पर। मतलब किसी का कहना है माइनॉरिटी के बारे में सोचो, किसी का कहना है मत सोचो। इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और जो ये कॉन्ट्रोवर्सी माइनॉरिटी को लेकर ये और ज़्यादा बढ़ जाती है जब पॉलिटिकल पार्टी और सोशल मूवमेंट अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाने लगते हैं। आजकल आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी एक माइनॉरिटी को लेकर बैठ जाएगी, एक रिलीजन को लेकर बैठ जाएगी। सोशल मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट राइट्स देखने को मिलते हैं, तो उस चक्कर में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके साथ हमें देखने को मिलता है कि आजकल हिंदू कम्युनलिस्ट अपनी पार्टी बना लेते हैं पॉलिटिकल पावर में आने के लिए। तो एक बहुत नेगेटिव चीज़ हमारे सामने आती है कि यार अगर इन लोग एकदम से कम्युनलिस्ट लोग सामने आ गए तो हमारा सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं दबने लगेगा। तो ये एक हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी फिर हमें ये देखने को मिलता है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी सब होने के बाद, इतनी ज़्यादा कम्युनलिस्ट लोग आने के बाद भी इंडिया का जो एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लीगल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, उसने बहुत हद तक इंडिया को अच्छे से संभाल के रखा हुआ है।
और जितनी भी कम्युनलिज्म की वजह से प्रॉब्लम आती हैं उनको भी बहुत तरीके से सॉल्व करने का ट्राई किया हुआ है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी इंडिया की जो फर्स्ट जनरेशन लीडर्स आए थे, इन सब ने लिबरल सेकुलर स्टेट की बात करी थी, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पूरे देखने को मिलता है। इसके बाद हमारी बात करी गई थी, हमने स्टेट और नेशन दोनों की बात करी थी। तो इन्हें बोला था हमारा स्टेट रहेगा वो भी सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने वाला है, और हमारा जो नेशन फॉर्म होता है, नेशन में भी हम सबको इक्वली ट्रीटमेंट लेकर चलते हैं, मतलब हमारे यहाँ किसी भी एक कम्युनिटी को निकाल नहीं दिया जाता है। हमने बात करी थी इंक्लूसिव नेशनलिज्म की, वही हमें देखने को मिलता है इंडिया में सीधा सीधा। तो इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि इंडिया की जो भी एक नेशन बिल्डिंग की जब भी बात करी जाती है, तो इंडिया से नेशन बिल्डिंग का मतलब कभी ये नहीं होता कि किसी एक कम्युनिटी को उठा के सामने रख देना। इंडिया में नेशन बिल्डिंग का मतलब होता है एक पूरे स्टेट को साथ में लेकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो इसके अलावा हमें लास्ट में ये भी देखने को मिलता है कि जब हमारे इंडिया में सब बोला गया था कि भाई सबको सिटीजन राइट दिए जाएंगे, सबके कल्चर की वैल्यू करी जाएगी, तो कहीं ना कहीं सब कल्चर अपने आप में एक अच्छे से इवॉल्व होंगे, एक दूसरे की और ज़्यादा इज्जत करने लगेंगे, एक पीस हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जितना हमने सोचा था उतना तो हमें सब चीज़ सामने नहीं दिखती, लेकिन फिर भी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, जितने भी सारे हमारे नेशन है, ये सब लोग सिंपल सी बात यही करते हैं कि भाई इंडिया में सेकुलरिज्म होना चाहिए और हमेशा इसको प्रमोट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया की जनता ही चाहेगी कि सेकुलरिज्म होना चाहिए तो उनकी वॉइसेस को हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए इंडिया में इतनी जगह आपको सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, उसके बाद भी सब यूनाइटेड वे में आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड पार्ट खत्म होता है। फोर्थ पार्ट बहुत ही छोटा होने वाला है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा इन वीडियोज़ में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेक मीडिया, बाय बाय।